आप सभी लोग का उनकी क्लास में फिर से स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या हम लोग पढ़े थे, आप लोग को कुछ याद है? चलिए अच्छा ठीक है। आप लोग भी कहते होंगे कि सर खूब पूछते हैं, याद है, तैयार है। जब ऑनलाइन क्लासेस के बीच में बच्चे मिलते नहीं, उनसे कन्वर्सेशन हो नहीं पाता तो क्या पूछेंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब हमें क्या पढ़ना आगे, पिछली क्लास में मैं रिकैप करा देता हूँ आपको। हम लोगों ने अच्छी निरस्यी स्थिति ऐसी चीज़ें निकालना सीखा था। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव जो अच्छी स्थिति मतलब एक्स एक्सिस पर, निरस्यी स्थिति मतलब वाई एक्सिस पे। अब किसी और बिंदु पे निकालेंगे। चलिए निकालना शुरू करते हैं। ऐसे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एक द्विध्रुव हमने कंसीडर कर लिया। द्विध्रुव तो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, पता ही है, स्वाभाविक है। तेज है आप लोगों की किताब, बहुत तेज है। चलिए मान लेता हूँ इसकी लंबाई कितनी हमारी 2l है, मान लिया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई। इस बिंदु से मान लेते हो, नाम तो दे दिया ना, इससे कुछ दूर पर मान लेते हैं दूरी कितनी हमारी r है। मान लेते हैं उसकी दूरी कितनी है हमारी r है। उस r दूरी पर एक बिंदु P हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर P है। ध्यान से देखिएगा, ना तो ये अच्छी स्थिति में ना तो निरस्यी स्थिति में। क्योंकि अच्छी स्थिति में होने के लिए क्या होना चाहिए, उसे x अक्ष में होना चाहिए। निरस्यी स्थिति में होने के लिए इसे y अक्ष में होना चाहिए। ना तो x अक्ष पे है ना तो y अक्ष पे है ना। चलिए तो इस जगह पे मान लेते हैं कि इसको सीधे की वजह से बढ़ा दें। एक वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की ओर। मान लेते हैं ये E1 है, ये हमारा E2 है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा E1 हो जाएगा, और ऊपर की ओर खींचेंगे तो भी हमारा E2 हो जाएगा। और ध्यान रहे इसी जगह पर हमारा वेक्टर P भी लगेगा। वेक्टर P मतलब वैद्युत द्विध्रुव लगेगा। चलिए फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान रखें इस जगह पर से r दूरी पर तो P है, ये है, वहाँ निकालना ही हमें। तो दो घटक हमें काम करेंगे। अगर इसे मान लेते हैं थीटा कोण है तो दो घटक लगेंगे। एक तो हमारा क्षैतिज घटक, एक और दो घटक लगेगा। दो घटक हमारे लगेंगे। तो E1 को हमने क्षैतिज मान लिया, E2 को हमने क्या मान लिया, E1 को क्षैतिज माना तो भाई तो इसको ऊर्ध्व घटक मान लेते हैं। अब सवाल उठा कि घटक काहे लेंगे, सवाल मन में उठ रहा है कि घटक काहे लेंगे, ठीक ना। घटक लेंगे तो लेंगे काहे, अरे भाई हड़का नहीं रहा हूँ मैं। चलिए आप अभी मत सोचिएगा, ऐसी बात है। हमने मान लिया भाई कि घटक क्यों लेते हैं। चलिए अच्छा, जब हमारे पास किसी तरह का कोई भी वेक्टर हो या बल लगे तो उस दौरान हम क्या काम करते हैं, कोण पे आधारित जो रहता है, अगर हम उस पर कंपोनेंट ले लेते हैं तो हमारा सटीक उत्तर निकल के आता है। जैसे यहाँ पे हम एक बल लगा रहे हैं तो थीटा कोण के साथ अगर आरोपित कर रहे हैं तो मालूम हो जाएगा उस पर कितना बल लग रहा है और आसानी से निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग घटक निकाल लेते हैं, क्योंकि कोण के साथ भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए निकालते हैं। तो हमारे पास दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्व घटक होगा। तो मान लेते हैं भाई क्षैतिज घटक हमारा कितना है, ठीक, एक क्षैतिज घटक होगा हमारा, ठीक, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे E1 मानते हैं। तो क्षैतिज घटक में होगा हमारा E1। तो इसके साथ हमारा E1 है तो क्षैतिज घटक को लिखते क्या है, E1 cos थीटा। एक होगा हमारा ऊर्ध्व घटक होगा, तो इसे क्या लिखेंगे भाई, E2 cos थीटा। सॉरी, इसे लिखेंगे E2 sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, हमको E लिखना है, परिणामी तो हमारा E है। जब E लिखना है तो हम क्या काम करेंगे, E1 और E2 इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें और स्क्वायर रूट ले लें।
हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। परिणाम में आप लोग सीखे होंगे इस तरीके से। इसको अगर हम लिख दें ऐसे E = अंडर रूट E1 साइन थीटा, नहीं E1 कॉस थीटा, इसको लिख दीजिए और इसको लिख देता हूं मैं E2 साइन थीटा। इस तरीके से दोनों को अलग अलग। आप कहेंगे ये कैसे लिख दिया हमने, इसके लिए यहां पे आइए आप। मान के चलिए एक ए साइन थीटा है, कम एक है ए कॉस थीटा है, दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ देता हूं मैं। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ए मान लेता हूँ इस तरीके से अंडर रूट में लेके। तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो ए स्क्वायर अंडर रूट क्या मिलेगा, ए बचेगा, ए स्क्वायर, फिर हमें ए मिल जाएगा। तो सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब लेकिन सवाल ये उठा कि आप कहेंगे कि सर ई कैसे सेम हो गया, आप तो बताएं कि E1 E2 दोनों अलग अलग है। देखिए परिणाम के तौर पे दोनों घटक अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, सिमिलरिटी मिलती है, दोनों एक दूसरे से चीज़ें। तो E1 cos थीटा ले लिया, दूसरा E2 cos थीटा ले लिया, इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पे हम मान रख दें E1 की वैल्यू कितनी होगी और E2 की वैल्यू। सिंस मैं लगा देता हूँ, सिंस E1 जो हमारा होगा, E1 मतलब कि अच्छी स्थिति में, तो E1 आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ और E2 क्या लिखेंगे भाई आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू भाई p/r³, इतना लिखेंगे। E1 मतलब क्षैतिज घटक, E2 मतलब ऊर्ध्व घटक। इसके आप निरक्षीय स्थिति कहेंगे, इसको आप अच्छी स्थिति कहेंगे। अभी दोनों के मान उठा के ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, रख दीजिए। देखिए बोर्ड के एग्जाम से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हाँ बोर्ड वालों का कौन भरोसा, अगर आप पूछ दें आपसे तो क्या करेंगे, ये कहेंगे कि सर ने बोला कि नहीं आएगा तो उसके ऊपर पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप पढ़ेंगे। हमारे कहने के बाद से नहीं जाएंगे, है ना, महत्वपूर्ण नहीं, ये बात सही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे ही नहीं, ये गलत बात है। चलिए रखिए, तो ई का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ रखना स्टार्ट कर दें हम लोग। इसको आप जब रखेंगे अंडर रूट में तो क्या बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ cos थीटा टू होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा/r³ टू होल स्क्वायर है इतना। तो देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, ज़बरदस्ती वाला खींच के बाहर निकालिए इसको, ज़बरदस्ती वाला नहीं भाई, कॉमन स्वाभाविक दिख रहा है, आप सीधे से कह देंगे सीधे आ जाएगा, बाहर निकालिए। तो देखिए p² r³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन दिख रहा है, खींच के बाहर निकाल देता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बचेगा कितना p/r³, यहाँ बचा क्या भाई, देखिए p/r³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन था, हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, केवल 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए ए भी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर है वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, और r⁴ ये भी बाहर आ जाएगा। चलिए तो इसको लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। इसको जब लिखेंगे आप लोग 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए तो लिखेंगे कितना 1 - cos स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा हमारा, देखिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ इंटू 1
प्लस cos स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप लोग हाँ, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने भी नहीं। 2 का भी तो स्क्वायर होगा तो भैया 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम। ये हमारा चार्ज होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, टार्क। आपको मैं टार्क बताने जा रहा हूँ, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, कोई डाउट होगा तो फिर आगे बताइए हमें, इसके बाद मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसके बाद मैं टार्क आपको बताने जा रहा हूँ। टार्क मतलब वैद्युत बल आघूर्ण। वैद्युत बल आघूर्ण आपको बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर मान के चलिए कि क्वेश्चंस आपसे नहीं लगेंगे। आप लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, कर ले जाएंगे। चलिए ठीक, मैं इसे मिटा देता हूँ। जो डाउट्स होगा इसमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे फिर से चर्चा करूँगा। इसमें इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत बिल्कुल मक्खन जैसा सरल है। बस आपको क्या करना है, इसके घटक निकाल देने हैं। घटक निकाल देने के बाद जैसे इवन कॉस थीटा है, ये 2 sin थीटा हमने घटक बता दिया आपका। ये क्षैतिज है, ये वाला उर्ध्व होगा। उर्ध्व मतलब कि जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे हो और एक्स एक्सिस पे, दोनों की स्क्वायरिंग करके आप ऐड कर दीजिए, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। आप पढ़े होंगे उसमें क्लास 11th में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े होंगे, उसी के कॉन्सेप्ट पे लगाया गया है। चलिए अब हमको पढ़ना है टार्क। टार्क पढ़ना है। अब उसके विषय पे हम लोग टार्क मतलब वैद्युत आघूर्ण। क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है वैद्युत बल आघूर्ण। हमको पढ़ना है वैद्युत इसको बोलते हैं टार्क। क्या पढ़ना है हमें, चलिए तो शुरू कर देता हूँ मैं। कहाँ बनाऊँ। अच्छा आप लोग कहेंगे कि पूरा बोर्ड खाली है, कहीं बना लेना चाहिए। नहीं, सोच रहा था उसका निगमन भी करना है, डेरिवेशन भी करना है ना, तो थोड़ा सा बोर्ड चाहिए हमें बड़ा सा। इधर चलिए, ये मैं मान लेता हूँ एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या भाई, एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है। पहले मैं आपको बल आघूर्ण के विषय में बता दूं। इस बल आघूर्ण को दूसरे शब्द में बल युग्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म कहते हैं, तो ना वैद्युत बल युग्म कहते हैं। बल युग्म मतलब एक साथ उस पर 2 बल लगेंगे, एक नीचे को लगेगा तो एक ऊपर को। समान रहेंगे परंतु विपरीत प्रकृति के होंगे, विपरीत दिशा वाले होंगे। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन की ओर। इसी के बीचों बीच में एक हम द्विध्रुव फिक्स कर देता हूँ। फिक्स नहीं करना है, मतलब प्रविष्ट करा देना है इसमें।
क्या कराना भाई, प्रविष्ट करा दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ माइनस क्यू आवेश रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रख दिया। प्रविष्ट करा देने का मतलब है इसमें डाल देंगे वैद्युत क्षेत्र में। और ये जो हमारे वैद्युत बल रेखाएं हैं इसके साथ एक थीटा कोण के साथ है, सब एक दूसरे समांतर है। इसका मतलब ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा कोण ही होगा। तो हमें बस एक ही की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसकी लंबाई मान लेते हैं कि 2l है। मानना क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। इसकी लंबाई निकाल लें यहाँ से ऐसे, मान लेते हैं ये लंबाई हमारी टोटल कितनी है भाई, d है। मान लें एक द्विध्रुव लिया जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E में इस तरीके से फिक्स किया गया है। एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज रखा है, चार्ज मतलब आवेश, दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। दोनों की लंबाई हमने मान ली है, दोनों के बीच की लंबाई कितनी हमारी 2l है। और जो थीटा कोण के साथ आनत है, थीटा कोण के साथ झुका हुआ है, थीटा कोण के साथ दोनों क्या हो गए, झुका हुआ है। अब ये दोनों थीटा कोण के साथ झुके हुए हैं, तो हमें निकालना है कि इस पे लगने वाला बल युग्म क्या होगा, या तो फिर वैद्युत बल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए नोटिस करिएगा वैद्युत क्षेत्र में है ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इसको नीचे की ओर ऐसे खींचा जाएगा, मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है आवेश है ये खींचेगा और इसको ऊपर की ओर खींचेगा इस तरीके से। या तो आप ऐसे कह सकते हैं इस तरह की ओर बल लगेगा, इस तरीके से दो बल लगेंगे, दोनों समान प्रकृति के होंगे परंतु विपरीत होंगे। एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लगेगा, और इसी बल के वजह से ये क्या करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसे घूमने लगेगा। और इसी का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे हमारे पास जितना पंखा है, कूलर है, मिक्सी है, इन सब चीज़ों में इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है। यही कॉन्सेप्ट पे ही वो पूरा रन ही करता है जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसका स्टार्टिंग डेरिवेशन करता हूँ भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के लिए। तो कुछ जानना है तो जान लीजिए, जैसे मैं ये सारी लाइनें जो खींचे हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक ना। और उसके बाद ये द्विध्रुव है जिसकी लंबाई हमने 2l मानी है, थीटा कोण के साथ वो आनत है, झुका हुआ है, और इसके एक सिरे पे ऋणावेश दूसरे सिरे पे धनावेश है। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, हालांकि तो अब तो कोर्स सिलेबस चेंज हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास 9 से पहले था। बल आघूर्ण बराबर कितना होता है, बल युग्म बराबर होता है आपका टार्क, मतलब बल तो बल आघूर्ण बराबर, देखिए टाउ बराबर, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो आप ऐसे बना रहे हैं इसे टाउ कहते हैं, ठीक है ना। टाउ टाउ होता है क्या हमारा, ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी, ये हो जाएगी भाई हमारी, ठीक ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ पे बल गुणे दूरी हो जाती तो हमारा कार्य हो जाता, क्या हो जाता, कार्य हो जाता। और टार्क की वजह से ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो हैंडल क्या करते हैं, कब्जे से बिल्कुल परपेंडिकुलर काफ़ी दूर लगा देते हैं ताकि दरवाजे को बड़े आसानी से खोल लें। हैंडपंप से पानी निकालते वक्त आप सोचिए ज़रा, हैंडपंप से जब पानी आप निकालते हैं, मतलब खींचता तो है नहीं, कुएँ से खींचते हैं, निकालते हैं, जो हैंडल से जब आप दबाते हैं तो सोचिए छड़ का वेट कितना होता होगा, जो इतनी गहराई में 100 फीट, लगभग 100-150 फीट उतनी गहराई में रहती है। आप उसे एक हाथ से इसे दबा के उतनी सारे वेट को उठा लेते हैं, पूरा छड़ ही तो उठ के आता है ना। वैसे मैं कह दूँ 2 छड़ उठा लीजिए, ये टार्क की देन है, साइंस की देन है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। चलिए, तो बल गुणे क्या होता है भाई हमारा, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी को हम लोगों ने यहाँ क्या मान लिया भाई, डी मान लिया। लंबवत दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया है। अब डी की लेंथ क्या लिखेंगे, अगर हम लोग अगर लिखना चाहें तो डी की लेंथ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे, चलिए भी फिलहाल मैं वहाँ रखता हूँ, ठीक। तो क्या होगा भाई, टाउ इक्वल्स टू बल हमारा मान लेते हैं कि एफ है। लंबवत दूरी के लिए हमने मान लिया कि भाई लंबवत दूरी हमारी कितनी है, टी है, ठीक, ऐसे कंसीडर कर लिया। चूँकि
डी बराबर आप लिखेंगे कैसे, देखिए ए डी है, थीटा कोण, सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होगा हमारा, तो लंब कितना भी हमारा डी है और कर्ण कितना है 2l है। अब 2l यहाँ डिवाइड में इस साइड भेज देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा इक्वल्स टू डी। तो अब डी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई 2l साइन थीटा, वहाँ रखेंगे हम लोग, तो क्या बन गया भाई हमारा 2l साइन थीटा बन गया। हाँ, दूसरा हमें निकालना एफ। एफ के लिए क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई। अरे भाई मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है और Q हमारा क्या है आवेश है। तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का गुणनफल करेंगे तो बल के बराबर होता है, ठीक है। सबका मान उठा के रख देते हैं वहाँ पे, खुश होकर रखिएगा एकदम। टाउ बराबर क्या भी हमारा Q इंटू ई, फिर हमारा कितना होगा भाई डी की वैल्यू कितनी है 2l साइन थीटा, ठीक। ये साधारण गुणा है, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि वेक्टर है क्रॉस है, ऐसा नहीं, साधारण गुणा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग रखना करते हैं टाउ इक्वल टू रखें भाई कितना, इसको रख देता हूँ 2ql, ई अपनी जगह साइन अपनी जगह, इसके लिखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा कितना, एक चीज़ और, चूँकि सिंस 2ql मैं रुकता हूँ, क्या होगा 2ql बराबर हो जाएगा हमारा p, रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा p, ई अपनी जगह पर, फिर साइन थीटा अपनी जगह पे, ये हमारा न्यूटन मीटर हमारा फार्मूला हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। तो P हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, साइन थीटा तो ऑपरेटर जान ही रहे, थीटा एंगल है, टाउ हमारा क्या है बल आघूर्ण है। उसके साथ साथ आप लोग वेक्टरों का गुणन में पढ़े होंगे फिजिक्स में 11th में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी हो तो आप लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, इसी को आप लोग ए बी साइन थीटा आप लिख सकते हैं। जब आप ऐसा दिख रहा है तो इसके बराबर लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखिए पी ई साइन थीटा आपको दिख रहा है, तो क्यों ना इसको ऐसे भी लिख दिया जाए, टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, अब ऐसे भी लिख दीजिए इसको, इस तरीके से भी लिख दीजिए। एक मन में सवाल उठता है, ये सवाल उठ रहा है कि अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि कब हम लोग अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और कब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब कब सदिश गुणन लेंगे कब अदिश गुणन लेंगे। तो इसमें एक समस्या का समाधान यह है कि अगर दो राशि आप लीजिए, दो क्वांटिटी लीजिए, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका आपस में प्रोडक्ट कराइए, प्रोडक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसके लिए भी हमें दिशा की जरूरत पड़ रही है, मतलब उसके लिए भी हमें एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो समझ लिए वहाँ पे आपका क्या लगेगा सदिश गुणन लगेगा। अगर दो राशि ले रहे हैं आपस में उनको गुणा करा दे रहे हैं तो हमको दिशा की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे कार्य आपका बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि, दोनों का गुणा करा देंगे तो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा, आपका कार्य मिलेगा जूल के रूप में, तो उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे अदिश गुणन हो जाएगा। जैसे यहाँ टार्क की बात करें, इस दोनों का गुणन करने के बावजूद भी हमें एक दिशा की जरूरत पड़ती है, ये बताना पड़ेगा कि टार्क की दिशा की ओर लग रहा है, तो दिशा की ओर बताना है तो उसमें बताना पड़ेगा हमें, तो नोट कर लीजिए। इसकी थियरी मैं आपको कैसे बताऊं, थियरी तो आप लोग मेरे ख्याल से मैनेज कर ही लेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ थियरी आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मतलब कि जो आप डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम के विषय में लिखना है, ये आप डायग्राम जो बनाए हैं इस डायग्राम को उसके विषय में लिखना है, ठीक। तो कैसे देखिए लिखेंगे, कैसे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। हम लिखेंगे अभी से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई भी 2l है, और वैद्युत बल
वैद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण के साथ झुका हुआ है। ठीक, इतना चीज़ लिख लेंगे और लिखने के बाद ऐसा लिख लेंगे। और लास्ट में आप इसको जरूर लिखिएगा, इसको मतलब जहाँ, आप ये चीज़ जरूर लिखिएगा जहाँ करके। टाउ क्या है, मतलब टाउ क्या है भाई आपका, टाउ, पी क्या है, ई क्या है, ये आप जरूर लिखिएगा ऐसे करके। तो इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा एक अच्छा रिजल्ट बनता है टीचर्स के ऊपर, जो कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर, और अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर पाते हैं। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसी के साथ साथ एक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें आगे पढ़ने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और मैं सोच रहा हूँ हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि भाई न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा, अगर मैं बोर्ड पे लिखूँ तो एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल्स में बता पाऊँगा, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं एक किताब चुनता हूँ, तो किताब मेरे ख्याल से कुमार मित्तल ही ले लिया जाए, इजीली अवेलेबल हो जाता है कुमार मित्तल, और दूसरी एप्लीकेशन की बात नहीं। तो उसके एक्सरसाइज के मैं 10-20 क्वेश्चन मैं आपका इजीली, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा तो आप उससे मैच करा के देख सकते हैं, उसके मैं न्यूमेरिकल्स में आपको करा दूँगा। और हाँ, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब है कुछ कंडीशंस आते हैं, जैसे sin 30, sin 40, sin 90, sin 0, तो ये चीज़ें हैं। जैसे sin 0 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा, sin 90 पे टाउ हमारा मैक्सिमम होगा। ये कंपोनेंट है इसके, कंपोनेंट घटक वाला नहीं, कंपोनेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके कितने कंडीशन है, कितने शर्त हैं, कितनी स्थितियाँ बन सकती हैं, वो चीज़ें। चलिए, मैं इसे मिटाता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वीडियो, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, इस चैप्टर के बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। और आपको कुछ भी डाउट हो किसी तरीके का, जैसे मेरे बताने में के बाद कुछ चीज़ें छूट गई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर ये टॉपिक आपसे छूट गया, वो प्लीज़ कवर करा दीजिए, तो उस पर मैं चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। और क्या था भूल रहा हूँ, हाँ चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, पहले फार्मूला नोट कीजिए, नोट के उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप किस कंडीशन में है सारा फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद खुद से आप न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लगभग 7-8-10 क्वेश्चन मैं आपसे करा दूँ, कराने के बाद जो मन में आपके डाउट हो, सवाल हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप समझिएगा, सीखिएगा कि क्या डाउट्स है, क्या समस्या है, फिर मुझे बताइएगा। हाँ, एक शिकायत है आप लोग से भाई कि चैनल को आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही शेयर करते हैं। अच्छा मत कीजिए, थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा, और आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए और इसको शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों के पास पहुँच जाए जो नहीं पढ़ पाते, उन्हें कोई साधन नहीं मिल पाता भाई दबी, ठीक है, दूर रहते हैं कुछ, या फिर ऐसे प्रॉब्लम केस है कि भाई स्कूल ना जा पाएँ, कोचिंग वगैरह ना जा पाएँ, घर पे रहें, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।